क्लास 12th वितान भाग 2 में आज जूझ पाठ हम पढ़ेंगे, जो वितान का दूसरा पाठ है और इसके रचयिता लेखक आनंद यादव हैं। इस पाठ में बच्चों लेखक ने एक संघर्षशील विद्यार्थी को कैसे सफलता के सोपान पर चढ़ते चढ़ते वो अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है, इस बात को बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, शीर्षक जूझ का मतलब ही होता है जूझना, यानी संघर्ष करना और संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना। इस कहानी में ग्रामीण अंचल की कहानी है, जो मराठी कहानी है भाषा में लिखी गई, इसका अनुवाद हिंदी में किया गया है। इस कहानी में एक परिवार है, उस परिवार में लेखक है, उसकी माँ है और उसका पिता है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि लेखक जो है, आनंदा, जो कहानी का मुख्य कैरेक्टर है, वो पढ़ना लिखना चाहता है, लेकिन उसका पिता अपने स्वार्थ के कारण उसको पढ़ने लिखने से रोकता है। ये भी एक अजीब विडंबना है कि एक पिता अपने बच्चे को पढ़ने लिखने से रोक रहा है। एक दिन देखता है आनंदा कि कैसे मैं अपनी माँ को पढ़ने लिखने के लिए समझाऊं कि वो मुझे पढ़ने भेजे। पिता तो ऐसा है कि सिर्फ मुझसे खेती करवाता है, गन्ना कटवाता है, कोल्हू चलवाता है, भैंस चरवाता है और मैं ऐसे ही करते करते रह जाऊंगा, पढ़ लिख नहीं पाऊंगा। उसके मन में एक इच्छा है, वो देखता है कि गांव में जो लोग पढ़े लिखे हैं वो पढ़ लिख करके अपने जीवन स्तर को बड़ा श्रेष्ठतम स्थान पर ले गए हैं, अच्छे स्थान पर ले गए हैं और उनका जीवन जो है बहुत अच्छा है, उनकी लिविंग स्टाइल जो है वो बहुत ही शानदार है। इसलिए उनको देख करके उसके मन में भी पढ़ने की प्रेरणा पैदा होती है। एक दिन आनंदा की माँ, पिता कहीं गए हुए हैं और कंडे पाथने के लिए गोबर को गीला कर रही है पानी से। आनंदा क्या करता है कि उसको पानी ला करके देता है। माँ का मूड ठीक है। उसी समय वो कहता है कि माँ, मैं भी पढ़ना लिखना चाहता हूँ, मुझे भी पढ़ने लिखने के लिए पाठशाला भेज दे, पाठशाला भेजने का कोई इंतज़ाम कर। उसकी माँ कहती है, कैसे इंतज़ाम करूँ? तू तो जानता है कि जब भी मैं तेरे पिता से पढ़ने लिखने की बात तेरी करती हूँ, तेरा बाप बिगड़ैल सूअर की तरह पढ़ने के नाम पर गुर्राने लगता है। इस भय के कारण मेरे अंदर ये साहस नहीं होता कि मैं उससे तेरे पढ़ने की बात करूं। लेकिन माँ और बेटों ने मिलकर के एक योजना बनाई और योजना ये बनाई कि किस प्रकार से हम अपने पढ़ने लिखने की योजना को सफल बनाएंगे। योजना ये बनाई कि गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनका नाम है दत्ताजी राव। वो कहती है कि दत्ताजी राव के पास ऐसे दत्ताजी राव हैं कि जिनसे पूरे गांव के लोग उनकी बात मानते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हम सब दत्ताजी के राव के पास चलें और दत्ताजी के राव के पास चल करके अपनी समस्या को कहें। लड़का दत्ताजी राव के पास जाता है, दत्ताजी राव से अपनी पूरी समस्या कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरा पिता पढ़ने नहीं देता, आप उसको समझाइए।
दत्ता जी राव चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कर कि जब तेरा बाप आज शाम को घर आएगा तो तू मुझे यह बताना कि मैंने उसको बुलाया है, और थोड़ी देर के बाद तू भी वापस आ जाना। लेकिन लड़का कहता है कि राव साहब, अगर मेरा पिता यह जान जाएगा कि मैं आपके पास उसकी शिकायत करने आया हूँ तो वो मुझे घर में रहने नहीं देगा, बहुत मारेगा पीटेगा। दत्ता जी राव कहते हैं कि नहीं, तू ये कह देना कि मैं कुछ खेत से माँ सब्जियां तोड़ कर लाई थी, उसको देने दत्ता जी राव के पास गया था। दत्ता जी राव ने आपके बारे में हालचाल पूछा और आपको बुलाया है, और जब तेरे पिता मेरे पास आ जाएंगे तो थोड़ी ही देर के बाद तू भी उसके पीछे आ जाना और आमने सामने बात हो जाएगी। मामला तय हो गया। लड़का घर आता है, पिताजी उसका दिन भर निठल्ला किसी काम का नहीं, सवेरे ही निकल जाता है और गांव में घूमता है और जा कर के ताश खेलता है, हुक्का पीता है और महिलाओं के पास जा कर के गप सड़का मारता है। छुट्टे सांड की तरह पूरे गांव में निर्द्वंद होकर घूम रहा है। घर का काम उसकी माँ करती है, खेत का काम बेचारा आनंदा करता है, और उससे माँ और बेटे डरते भी हैं। आकर के शाम को जब आता है पिता तो आनंदा कहता है कि आपको दत्ता जी राव ने बुलाया है। दत्ता जी राव की बात कौन नहीं मानेगा, प्रतिष्ठित आदमी। तुरंत ही उसका पिता भागा भागा दत्ता जी राव के पास जाता है। दत्ता जी राव उससे हालचाल पूछते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तू क्यों अपने बेटे को पढ़ने लिखने के लिए मना कर दिया है? अगर तू पढ़ने लिखने से उसको रोकेगा तो मैं उसको पढ़ाऊँगा। इतने देर में आनंदा भी पहुँच जाता है कि पिताजी चलिए, माँ खाना खाने के लिए आपको बुलाई हैं। दत्ता जी राव कहते हैं बस 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 बस, आ जाओ, तुम भी आओ, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। तो कहे कि बता, ऐसा लड़का, होनहार लड़का, तो इसको पढ़ने नहीं भेज रहा है। अगर तो इसको पढ़ने नहीं भेजेगा तो मैं इसको पढ़ाऊँगा, क्यों नहीं पढ़ने भेजता है? पिता जो है दत्ता राव से आनंदा की तमाम शिकायत करता है। नहीं नहीं, इसको तो मैं पढ़ने भेजता था, ये रास्ते में जाकर गिल्ली डंडा खेलता था, कंचे खेलता था, जुआ खेलता था, इसका पढ़ने में मन ही नहीं लगता था, इसलिए मैंने इसकी पढ़ाई छुड़ा दी। झूठे आरोप। दत्ता जी राव पूछते हैं आनंदा से, क्या सही है? वो कहता है नहीं, ये मुझे पढ़ने से रोकने के लिए आरोप लगा रहे हैं। कुल मिलाकर के दत्ता जी राव कहते हैं कि तू इसे पढ़ने भेजेगा कि मैं इसको पढ़ाऊँ? आनंदा का पिता कहता है कि नहीं, मैं भेजूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि इसको सुबह घर का, खेत का सब काम करना होगा, तब स्कूल जाना होगा। किसी दिन अगर आवश्यक ज़रूरत पड़ गई खेत में सिंचाई की, काम की, पानी की, तो इस दिन इसको घर नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना होगा, घर रहना होगा। स्कूल से आने के बाद भी इसको घर खेती के सारे काम करने होंगे। ये सारी शर्तें अगर मंजूर हो तो ये स्कूल जाए। दत्ता जी राव कहते हैं कि ठीक है, तुम कोई शर्तें मंजूर हैं? लड़का कहता है हाँ आनंदा। कल से वो स्कूल जाने लगता है। अब स्कूल जाता है। स्कूल जब जाता है तो होता क्या है कि वो जब 5वीं में था तभी उसकी पढ़ाई छूट गई थी। अब उसके साथ के लड़के अगली क्लास में चले गए हैं, उसके पीछे के लड़के 5वीं में आ गए हैं। तो पहले ही दिन जो है पाठशाला, दत्ता जी पाठशाले में जब जाता है आनंदा, तो पूरी पाठशाला ऐसा लगता है कि उसको कौवे की तरह नोच लेगी। लड़के उसको 5 फेल की टिप्पणी करने लगते हैं कि ये तो फेल है, फेलियर है, 5वें में फेल हो गया था अगले साल, चिढ़ाते हैं। कुछ लड़के तो इतनी शरारत कर देते हैं कि बेचारा गांव की पाठशाला में पढ़ने गया है, बनियाइन है, गमछा उसका खींच करके मास्टर साहब के मेज पर रख देते हैं। गणित के मास्टर हैं पाटिल साहब, वो आते हैं, आओ ना देखते हैं ताओ किसका गमछा है, बताते हैं नए लड़के का। उस दिन उसको डांटा फटकारा भी जाता है। अब क्या करें? अब करता ये है कि एक ही दिन में वह बोर हो जाता है, और बोर हो जाता है तो बोर होकर के परेशान हो जाता है, और परेशान होकर के वह जो है सोचता है कि अब मैं पाठशाले पर न जाऊं, तो मैं स्कूल न जाऊं, और स्कूल जाऊं
तो रोता हुआ वापस आता है, माँ से कहता है, पाठशाले के पहले दिन का अनुभव सुनाता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, गमछा मेरा खींच लिया बच्चों ने, बच्चे मुझे चिढ़ा रहे थे, गली मोहल्ले के कोई लड़के मुझे पहचानते नहीं हैं, सब लड़के अगली क्लास में कर दिए हैं, अब मैं लग रहा है स्कूल में नहीं जा पाऊँगा, बड़ी मुश्किल से तो इजाज़त मिली तो भी नहीं जा पाऊँगा। अब माँ क्या करती, अच्छा घबरा मत, माँ होती है। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं तेरे लिए गमछा वगैरह बनवा देती हूँ, अरे गमछा की जगह पर अंडरवियर वगैरह बनवा देती हूँ। 2 कच्छा उसने अंडरवियर बनवाया, नया बनियाइन लाई, उसके बाद से कहा कि अब तू जा। अब वो फिर जाता है, अब जाता है तो वो सोच कर जाता है कि नहीं, अब मुझे घबराना नहीं है। क्लास में एक बसंत पाटिल नाम का लड़का है जो क्लास में पढ़ने में बहुत तेज़ है, वही क्लास का मॉनिटर है, सबसे आगे बैठता है, सारे टीचर उसको बहुत सम्मान देते हैं, मानते हैं। थोड़े दिन तक 2-3 दिन उसको अटपटा लगा, उसने सीख लिया कि क्यों बसंत पाटिल को जो अध्यापक हैं वो सब बहुत मानते हैं, जो उसके अंदर गुण है वही मैं भी अपने अंदर लाऊंगा। वही कड़ी मेहनत करने लगा, पढ़ने लगा, जवाब देने लगा क्लास में। बसंत पाटिल से उसकी दोस्ती हो गई और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे क्लास में आनंदा का भी स्थान बनने लगा। और जब बनने लगा तो क्लास में एक अध्यापक थे जिनका नाम था सौंदलगेकर, वो मराठी भाषा को पढ़ाते थे और जब पढ़ाते थे तो वो लय, मात्रा, छंद के साथ इस राग में कविताओं को गाकर पढ़ाते थे कि बच्चे मुग्ध हो जाते थे। उनके इस पढ़ाने का बहुत असर पड़ा आनंदा पर और एक दिन ये हुआ कि वो भी कुछ लिखने लगा, कविताओं की रचना करने लगा। उसके पास कागज़ पेंसिल तो कम थे, लेकिन जब घर जाता था, घर से जब शाम को भैंस चराने जाता था तो कोई रचना उसके दिमाग में आती थी तो भैंस की पीठ पर लिख देता था। फिर कोई रचना नज़र आती थी तो पत्थर के टुकड़े से ज़मीन पर लिखता, पत्थर के टुकड़ों पर लिखता और इस तरह से रचनाओं को लिखते लिखते कभी कभी क्लास में सुनाने लगा। और जब सुनाने लगा तो हालत ये हो गई कि कक्षा में बसंत पाटिल से भी उसका श्रेष्ठ स्थान हो गया। उसको भी सारे टीचर पहचानने लगे, अध्यापक पहचानने लगे और लिखने में खूब जो है वो अपना मन बनाने लगा। एक दिन क्या हुआ कि वो सौंदलगेकर मास्टर साहब के घर जाता है और देखता है कि मास्टर साहब अपने लॉन में बैठे हैं और वहाँ पर एक लता बल्लरी उनके लॉन में फैली हुई है, उसी पर बैठ कर के वह कविता को रच रहे हैं। वह कविता रचने वाले को भी देखता है, वह जिस विषय पर रचना की जा रही है उसको भी देखता है, तो उसके अंदर एक अजब आत्मविश्वास पैदा हो जाता है कि जो लोग भी किताब लिखते हैं, कविताएं रचते हैं, कहानियाँ गढ़ते हैं, वो भी तो मेरी ही तरह से हाड़ मांस के बने हुए हैं और वो अगर ऐसा काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और उस दिन के बाद उसके अंदर बहुत ही अजब सी प्रेरणा पैदा हुई और उसी दिन से आनंदा लगातार रचनाएं करने लगा और ला करके सौंदलगेकर मास्टर साहब को दिखाने लगा। मास्टर साहब उसकी रचनाओं को सुनते थे, उसमें अपेक्षित सुधार भी कराते थे और रचना की श्रेष्ठ रचना की बारीकियों को सिखाते थे और बताते थे कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। उसको प्रोत्साहित करने लगे, उसको बढ़ावा देने लगे। उनके बढ़ावा को पाकर, उनके प्रोत्साहन को पाकर एक दिन अब ऐसा होने लगा कि आनंदा एक अच्छा रचनाकार हो गया और उसकी प्रसिद्धि पूरे स्कूल में हो गई और धीरे धीरे उसके अंदर भी रचना की धुन सुनाई पड़ने लगी। कानों में मधुर एक संगीत सुनाई पड़ने लगा, एक बाजा बजने लगा। वो बाजा था रचना के सुख का, कविताओं की रचना के सुख का। और इस प्रकार एक दिन संघर्ष करते करते, जूझते जूझते यही आनंदा आपके सामने आनंद यादव के नाम से एक बड़ा रचनाकार बनता है, लेखक बनता है, जिसको आप पढ़ रहे हैं। और कहानीकार ये दिखाना चाहता है कि संघर्ष जो है वो कभी भी वृथा नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। यदि आप पूरे मनोयोग से, निष्ठा से अपने काम में जूझेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो एक न एक दिन ऐसा होगा
कि आपको भी सफलता मिलेगी। और यहाँ भी आनंदा को इस बात की सफलता मिलती है कि वो एक अच्छा रचनाकार बनता है, जूझते जूझते बनता है, संघर्ष करते करते बनता है, और एक दिन उसकी सफलता इसी में सिद्ध हो जाती है कि गुरु की प्रेरणा से पाने के बाद वह एक सफल रचनाकार बन जाता है, जिसको आप पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।